नमस्कार, एमएच1 प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कृषि कानून अस्तित्व में आ चुका है, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल चुकी है। तमाम विरोधों के बीच या कहिए बहुत सारे सवालों के बीच में आखिरकार एक कानून बन गया है। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद वरुण जी। सर, कानून अब बन चुका है और राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कृषि कानून किसानों के लिए मौत का फरमान है। राहुल गांधी जी ऐसी जो भी जनहितकारी फैसले मोदी जी लेते हैं, किसी भी, चाहे वो नोटबंदी का हो, जीएसटी का हो, और तरह के चाइना के साथ आंख दिखाने का हो, पाकिस्तान का साथ टक्कर देने का हो, इसी तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। और राहुल गांधी जी को देश गंभीरता से नहीं लेता। उनकी इमेच्योर ट्वीट, इमेच्योर हरकतें देख देख के जनता जो है उनको इग्नोर करके और जो कांग्रेस का बचा कुचा वोट है उसको भी खो दे जी। अब ये विधेयक कानून बन गए हैं सर। एक कृषि मंत्री होने के नाते और एक ऐसे राज्य के कृषि, यहाँ पर कृषि एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, आप क्या कहना चाहेंगे अब ये कानून बन गए हैं तो? मैं इसका स्वागत करता हूँ। हरियाणा का आम किसान इसका स्वागत करता है। क्रांतिकारी कदम है और बहुत सालों से अपेक्षित था। जो चीज मोदी जी ने साहस करके दिखाई है, इसी दिशा में कांग्रेस ने भी पहले प्रयत्न किया था। कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते थे आदरणीय मनमोहन सिंह जी, उनकी अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनाई थी, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे। उन्होंने भी यही रिकमेंडेशन दी थी। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस जो है जनहितैषी काम करने के, किसान हितैषी फैसले लेने का साहस नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस का एक नीति रही है हमेशा बिचौलियों को संरक्षण दे, किसान को शोषण करने वाली ताकतों का साथ दें। और कांग्रेस ने हमेशा इस तरह के काम किए हैं, कभी किसान का भला नहीं चाहा। अब कांग्रेस अगर किसान का भला चाहती होती तो आज ये कांग्रेस की 60 साल के शासन के बाद किसान की ये दुर्दशा नहीं होती। जी सर, ये जो प्रदर्शन हुए 25 तारीख को हरियाणा में, जो प्रदर्शन रहे, उन्हें आप किस तरह देखते हैं? देखिए, आजकल गोयल जी, किसानों के पास कोई वक्त नहीं है। जबरदस्त फसल कटाई का टाइम है। दक्षिण हरियाणा में बाजरा कट रहा है, कपास की चुगाई चल रही है, मूंग की खेती हो रही है। बाकी उत्तरी हरियाणा में धान की कटाई का वक्त है, मंडियां चलने का समय आ गया है। इससे पहले भी कोरोना काल में जब मंडियां चलने की नौबत आई थी गेहूं की और सरसों की खरीद की, तब भी कांग्रेस ने हमारे आड़तियों को आगे करके बहिष्कार करने की बात की थी, आंदोलन चलाने की बात की थी। लेकिन सौभाग्य से लोग जो है वो कांग्रेस के छलावे में नहीं आए। बहुत अच्छी मंडियां चली, बहुत अच्छी परचेज हुई, किसानों को बहुत भारी मात्रा में पैसा गया। अब फिर मंडियां चलने का वक्त आया है, तो कांग्रेस को जल्दी लगी हुई है। इस आंदोलन में किसान खेतों में व्यस्त है, कांग्रेस सड़कों पर बैठी हुई है। कांग्रेस या उसके जो विचारधारा से मिलते हुए कुछ नेता हैं या उसकी विचारधारा से मिलते हुए कुछ बिचौलिए हैं, बहुत गिनी चुनी मात्रा में सड़कों पे बैठे। और किसान भाइयों का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि उसने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। किसान का भरोसा जो है मोदी जी की नीतियों पे है। और कांग्रेस को मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि हरियाणा का किसान स्वाभिमानी है। हरियाणा के किसान को भरोसा है मोदी जी की नीतियों पर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर। कभी भी वो रॉबर्ट वाड्रा या राहुल गांधी या सोनिया गांधी को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। हरियाणा का किसान पिछले 2 लोकसभा के चुनाव में दिखा चुका है, विधानसभा के चुनाव में दिखा चुका है। लेकिन कांग्रेस को ये जो है ये चिंता खाई जा रही है कि मोदी जी ऐसी तरह से धड़ाधड़ फैसले लेते जाएंगे। जिस तरह का फैसला उन्होंने धारा 370, 35 कश्मीर के मामले में लिया, मंदिर निर्माण के मामले में लिया, सीएए, एनआरसी के मामले में लिया, और इसी तरह से किसानों के हित में जो फैसला लिया है उन्होंने, उसकी आमदनी को दोगुनी करने के लिए कांग्रेस की चिंता स्वाभाविक है। लेकिन कांग्रेस ये सड़क की ओछी राजनीति करेगी किसान के नाम से,
इससे कांग्रेस का जो बचा खुचा वोट बैंक है उसको भी खो बैठेगी। नहीं, जेपी दलाल साहब, आप क्या कह रहे हैं कि जिन्होंने प्रदर्शन किया वो किसान नहीं थे, वो कांग्रेसी या उनके समर्थक थे? किसानों ने तो बहुत आयत में ट्रैक्टर रैलियां निकाल कर इस इन अध्यादेश जब वक्त थे बड़ा भारी समर्थन किया है। ये जरूर है कि कुछ किसान हो सकता है कि थोड़े बहुत संख्या में कांग्रेस के समर्थक हों, या कुछ हो सकता है कि बिचौलियों के शोषण के प्रभावित होकर उनके दबाव में कुछ हो, लेकिन ज्यादातर किसान ने, बहुमत किसान ने मोदी जी का साथ देने का जो साहस दिखाया है। और किसान को पता है किसान को नुकसान होने वाला कुछ नहीं है। इस कानून से मुझे बताइए, एक मंडी है, उसके अंदर 50 गांव है, 40 गांव है, 30 गांव है, 20-25 व्यापारी किसान की फसल को खरीदता है। अब उसकी बजाय 100-200 हो जाए, मंडी से बाहर भी हो जाए, मोर बायर इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द प्रोड्यूसर। किसान की उपज में जितने ज्यादा परचेजर होंगे, जितने ज्यादा व्यापारी होंगे, तो किसान को फायदा मिलना है और किसान को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इन्होंने भ्रम फैलाया कि मंडी नहीं रहेगी, एमएसपी नहीं रहेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया, केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने बोल दिया, मंडियां थी, मंडियां हैं, मंडियां रहेंगी। और एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। और ये मंडी चलेगी 1 तारीख से, सब चीजें पता लग जाएगा। और मैं तो एक चीज और कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार तो मंडियों का सुदृढ़ीकरण करने जा रही है। हजारों करोड़ रुपए की लागत से, लगभग 4-5 हजार करोड़ रुपए की लागत से घरौंडा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मंडी बनाने जा रही है, जो विश्व स्तर की एक मंडी होगी। सेब की मंडी हम पंजौर में बनाने जा रहे हैं, कालका में। मसाला मंडी हम सोनीपत में बनाने जा रहे हैं। फूलों की मंडी हम गोहाना में गुड़गांव में बनाने जा रहे हैं। हम मंडियों को खत्म नहीं होने देंगे। और मंडी के व्यापारी भाई जो है, जो कमा के खाते हैं, उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मंडियों में पैसा, आपका तो 1-2 करोड़ की, 1 करोड़ की दुकान है, हरियाणा सरकार का हजारों करोड़ रुपया लगा है। हरियाणा सरकार को चिंता है कि जो सिस्टम उसने खड़ा किया है उसको खत्म नहीं होने देंगे। आप निश्चिंत रहिए। मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बना दी है, 3 IAS अफसरों की अध्यक्ष, उसमें कमेटी बनाकर कि ये वो अपनी आपसे लोगों से मिलकर आपके सुझाव लेके कि मंडियों के व्यापारियों को कोई नुकसान ना हो। सवाल तो ये है ना दलाल साहब कि आप कह रहे हैं एमएसपी है, रहेगी, किसान इसकी वैधानिक गारंटी चाहता है, क्या ये संभव था? मुझे एक चीज बताइए, एमएसपी है, एमएसपी चल रही है। हरियाणा के अंदर बाजरा की खरीद होती है एमएसपी पर, हरियाणा के अंदर सरसों की खरीद होती है, हरियाणा के अंदर मूंग की खरीद होती है। ये हमारे पड़ोस में कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, वहां पर हमारे यहाँ 2150 रुपए में बाजरा बिकता है, वहां 1400 रुपए में बाजरा अवेलेबल है। जो हमारे से वैधानिक गारंटी मांगते हैं अपने प्रदेश सरकारों से, किसान की परचेज तो करके दिखाएं। कानून बनाना ही काफी नहीं है, उसके लिए व्यवस्था खड़ी करना, सिस्टम बनाना और एक चीज का किसान को उसको उसकी उपज का सही भाव पहुंचाने के लिए हम बहुत सारे प्रयोग करते जा रहे हैं। और जहां तक बात है स्वामीनाथन आयोग को लागू करने की, किसान ये कब था? स्वामीनाथन जी ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी थी, 10 साल निकाल दिए कांग्रेस ने अपने वक्त में, सिर्फ विचार ही करती रही। कांग्रेस जो है यथास्थिति रखने वाली पार्टी है, फैसले कभी करते नहीं। कांग्रेस कभी किसान हितैषी रही नहीं। कांग्रेस हमेशा बिचौलियों की पार्टी रही है, नीचे से लेकर बिचौलियों से भरी हुई है। कांग्रेस के पदाधिकारी भी ज्यादातर बिचौलियों का काम करने वाले हैं और उनका हितों का संरक्षण करती है। किसान के कांग्रेस हमेशा से खिलाफ रही है, आज भी खिलाफ। फसल की कीमत तय करने और कोई विवाद जब होगा तो बड़ी कंपनियों के पास एक तरह से एज रहेगा या फिर वो लाभ लेने की कोशिश करेंगी, ये आशंका कैसे दूर करेंगे आप? इसीलिए तो ये कानून लेके आए कि कोई बड़ी कंपनी वाला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है कि एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट करके उस पर किसान के दस्तखत ना कराने। इसलिए मोदी जी ने पहले ही कानून बना दिया और उसमें सारा साबित कर दिया कि कोई कंपनी अगर खेती कराती भी है, पहली बात तो जबरदस्ती कोई नहीं करा सकता, किसान की इच्छा होगी तभी होगी। और किसान की इच्छा के बाद उसमें फसल पे खरीदने में कोई विवाद भी हो जाता है तो किसान की जमीन को कोई कंपनी ले नहीं सकती। किसान से जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें वो हमने जो विधान बनाया है वो एक तरफा किसान की तरफ है। दूसरा ये है कि उसका अगर फैसला कराने की झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो एसडीएम की कोर्ट करेगी, डीसी की कोर्ट करेगी।
न्यायालय के अंदर किसान बेचारा 6 साल 10 साल तक वकीलों की फीस नहीं दे सकता। हाँ, एसडीएम की कोर्ट में जनता के नुमाइंदे भी किसान के साथ होंगे, चुने हुए प्रतिनिधि भी किसान के साथ होंगे, और आज भी कोई अधिकारी जो है किसान के खिलाफ फैसला नहीं कर पाता। हाँ, जुडिशल सिस्टम में हमारा सरकार का प्रभाव नहीं रह जाता, वहां किसान कमजोर पड़ सकता था। इसलिए मोदी जी ने यह काम किया है कि एसडीएम की कोर्ट में हो फैसला, महीने के अंदर फैसला हो जाए। पंचायत बनाना है तो पंचायत बना दे, वह एसडीएम की फैसला अगर मंजूर नहीं है तो डीसी की कोर्ट में होगा। सब कुछ किसान हितैषी किए हैं फैसले, लेकिन कांग्रेस को चिंता खाई जा रही है कि मोदी जी ये सब ढूंढ के पक्के हैं, और मोदी जी इसी तरह से अगर लगे रहे किसान की आमदनी बढ़ जाएगी तो कांग्रेस को आने वाले 25-30 साल में कहीं पर जो है किसी भी तरह का वोट जो है बचेगा नहीं। क्या दलाल साहब ये माने कि इस पूरे क्षेत्र में, विपणन के क्षेत्र में जिनका एकाधिकार है या जिनकी मोनोपोली है वो खत्म होती दिखाई दे रही है क्या? मोनोपोली खत्म नहीं कर रहे हम दायरा बढ़ा रहे हैं। और एक चीज बता सकता हूँ, दुनिया के अंदर प्रोड्यूसर के लिए हमेशा अच्छा रहता है कि उसके माल का, उसके उत्पाद के जितने ज्यादा परचेजर होंगे, जितने ज्यादा बायर होंगे, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ही अच्छा भाव मिलेगा। मेरी एक चीज है, मैं मान लीजिए कि मैं अमरूद पैदा करता हूँ, अब मेरे 2 बायर हैं, तो 2 बायर तो कम ही मुझे पैसा देंगे, 2 की बजाय 200 बायर आ जाएंगे तो मुझे उससे हो सकता है कंपटीशन करके 2-3 रेट मिल जाए। और यही मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने किसान के हित में ही सब कुछ किया है, लेकिन ये जो है किसान का हित कांग्रेस को सहज नहीं करता, असहज हो गई है। कांग्रेस जो है सड़कों पे उतर के अव्यवस्था फैला के, पत्थरबाजी करके, गोलीबार करके ध्यान आकर्षित दूसरी तरफ अटेंशन डाइवर्ट करना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि अब जो मंडियां चलनी है, धान की मंडियां हैं, बाजरे की मंडी है, कपास की मंडी है, जिसको सरकार खरीद के सीधे किसानों के खाते में हजारों हजार करोड़ रुपए हम देना चाहते हैं, कांग्रेस को ये बर्दाश्त नहीं है। और मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, अगर यही नीतियां रही तो कांग्रेस को आने वाले दिन में गांव में घुसने में भी दिक्कत आएगी। जी, क्या दलाल साहब आपको ये लग रहा है कि ये किसानों से संवाद में कोई कमी रह गई, वैसा कम्युनिकेशन नहीं हो पाया? अगर विपक्ष ने बरगलाया जैसा आप कह रहे हैं किसानों को, तो क्या कोरोना की वजह से या कोई दूसरे कारण थे कि वैसा संवाद नहीं हो पाया किसानों से, उनका भरोसा जीतने में देरी हो गई? अरे यही तो मांगते थे जितने किसान संगठन 20-25 साल से हम संवाद ही तो कर रही थी। कांग्रेस भी संवाद कर रही थी, विपक्षी पार्टियां बात कर रही थी, किसान हितैषी संगठन सभी ये रिकमेंडेशन देते थे। किसान, हमारे स्वामीनाथन जी भी यही चाहते थे कि किसान के जितने ज्यादा परचेजर हों, मंडी एक्ट में सुधार हो, एमएसपी का रेट ठीक मिले, किसान के लिए सीधी पेमेंट हो, वही तो चीजें हैं। लेकिन समाज की वजह से नहीं, उनको ये दिक्कत है कांग्रेस को कि मोदी जी का बहुमत इतना जबरदस्त जनता ने दिया है, और मोदी जी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति हैं, और जो उन्होंने वायदा कर रखा है कि किसान की आमदनी तो मैं 2022 तक को दुगना करूंगा, ये अगर हो जाता है, जो कि होना सुनिश्चित है, 100% होना है, तो कांग्रेस को कोई वोट मांगने का अधिकार ही नहीं रहेगा। कांग्रेस को ये भी हिसाब देना पड़ेगा कि मोदी जी ने ये 6 साल 7 साल में कर दिया, तो कांग्रेस ने 60 साल में क्यों नहीं किया। कांग्रेस को गांव-गांव में जाके हिसाब देना पड़ेगा कि जो काम मोदी जी ने कर दिया, आपने 60 साल में क्यों नहीं किया। जो उपचुनाव है, जो बड़ौदा उपचुनाव है, वही पहला टेस्ट है इस नए कृषि कानून का, क्या इसे मानेंगे आप? ये टेस्ट तो है, लेकिन ये कांग्रेस के लिए है। बड़ौदा उपचुनाव में ये कांग्रेस के विधायक थे, उससे पहले भी 3 बार कांग्रेस के विधायक चुने गए हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी का विधायक कभी वहां चुना नहीं गया। हमारे लिए एक अवसर है, और बड़ौदा उपचुनाव में भी लोगों की जो जन आकांक्षाएं देखकर, जन भावनाएं देखकर मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि लोग ये चाहते हैं कि जो कल्याणकारी सरकार है हरियाणा के अंदर भाजपा की, देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की, उन्हीं की पार्टी से अमल के निशान पर मोहर लगाकर सरकार के अंदर जो लोग हिस्सेदारी करना चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं, लोग आम आदमी का भला चाहते हैं, और तरह तरह की जो भावनाएं भड़का के कांग्रेस जो वोटों को ध्रुवीकरण करना चाहती है, लोग इस चीज को नकार देंगे। नहीं सर, क्या ये बड़ौदा उपचुनाव का नतीजा जो होगा उसे ये कृषि कानून की स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता के तौर पर लेना चाहिए? देखिए, इसके
स्वीकार्यता अस्वीकार्यता तो पूरे प्रदेश के चुनाव होंगे। एक क्षेत्र के, जिस क्षेत्र के अंदर हम कभी विजयी हुए ही नहीं, हमारी संभावनाएं पहली बार हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन उसी से फाइनल मान के चलना मेरे ख्याल में उचित नहीं होगा। और पूरे प्रदेश के लोगों की जब कोई ऐसा आकांक्षाएं प्रकट हों तो वो पूरे देश के ऊपर ये कानून लागू है, पूरे देश की जो आकांक्षाएं उसके प्रकट हो। जिस तरह से लोगों ने नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, जिसके ऊपर कांग्रेस ने इससे भी ज्यादा हो हल्ला किया था, मोदी जी को पहले से ज्यादा बहुमत देकर लोकसभा के अंदर भेजा, और अब जो है अगला चुनाव लोकसभा का होगा, उसमें कश्मीर के बारे में जो धारा 370 खत्म की है, जो एनआरसी का मामला है, जो राम मंदिर का मामला है, दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की ताकत बढ़ाने का मामला है, चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का मामला है, और किसानों के भलाई के लिए जो काम किए वो विषय भी आएंगे। बहुत सारे विषय देखकर सारे देश की जनता जो है मोदी जी को, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में फिर आशीर्वाद देगी। चलिए सर, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे चलते चलते, बड़ौदा में चुनाव आप लड़ेंगे या सहयोगी? बड़ौदा में चुनाव मिलजुल कर लड़ेंगे, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। विषय ये है कि बड़ौदा की जनता एक ऐसा विधायक चुने जो सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर चले, जो विकास में रुचि ले, ना कि सरकार द्वारा किए जाने वाले कामों में अड़चन डाले। बहुत बहुत शुक्रिया जेपी दलाल साहब, आपने वक्त निकाला, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिन्हें आप सुन रहे थे। अब कृषि कानून बनने के बाद, जो बिल कानून में बदल गए, उसके बाद उन्होंने हमसे चर्चा की और कहा कि ये एक ऐतिहासिक कदम है, मैं इनका स्वागत करता हूं।